हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। मेरी आवाज़ से आप लोगों को लग रहा होगा कि अभी भी मेरी आवाज़ ठीक नहीं है, गला बहुत ज़्यादा जाम है, लेकिन शो मस्ट गो ऑन। वीडियो रोकने नहीं चाहिए। ज़रा सा भी वक्त मिलता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के लिए कानून की नई नई जानकारियाँ लेकर के आता रहूँ। साथियों, आज मैं रेप केस के संबंध में ऑनरेबल मुंबई हाई कोर्ट के एक बहुत ही लेटेस्ट जजमेंट के बारे में बातचीत करूंगा। ये बहुत ही एकेडमिक जजमेंट है, रेप और पॉक्सो एक्ट से संबंधित है। इस जजमेंट में रेप की डेफिनेशन को बहुत डिटेल में डिस्कस किया गया है। हालांकि यह इशू बहुत पहले से डिस्प्यूटेड रहा है। आपको पता है कि 2012 में दिल्ली में जो रेप की घटना हुई थी, जिसको कि निर्भया कांड के नाम से जानते हैं, उसके बाद जब पूरे देश में स्वतः स्फूर्त लोगों का आंदोलन चला था और महिलाओं से संबंधित अपराधों में आमूलचूल परिवर्तन की मांग की गई थी, तब तत्कालीन सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस जेएस वर्मा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी और उस कमीशन को यह काम दिया गया था कि वह देखे कि देश के अंदर जो क्राइम अगेंस्ट वीमेन से संबंधित जो धाराएं हैं उनमें क्या अमेंडमेंट किए जाएं। और जस्टिस वर्मा कमीशन की रिकमेंडेशन पे आईपीसी में जो महिलाओं से संबंधित अपराध हैं उनमें बहुत बड़े पैमाने पर अमेंडमेंट भी हुए थे। कई धाराएं जोड़ी गई थीं महिलाओं से संबंधित अपराधों के लिए। तेजाब फेंकने की धाराएं जोड़ी गई थीं। रेप की डेफिनेशन को काफ़ी कुछ चेंज किया गया था और जहां पहले 376 अकेले होती थी, 376 को 376 ए बी सी डी ई कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। वीमेन की मॉडेस्टी के संबंध में जो 354 धारा हुआ करती थी अकेले, तो 354 ए बी सी डी उसको भी 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। तो ये जो वीडियो है इन्हीं धाराओं से संबंधित है और इस पॉइंट को डिस्कस किया गया है कि रेप के अपराध को कॉन्स्टिट्यूट होने के लिए क्या पेनिट्रेशन जरूरी है। तो आज इसी के बारे में बातचीत करने जा रहा हूं। बहुत ही एकेडमिक और बहुत ही यूजफुल और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इसलिए जुड़े रहे आखिरी तक। देखते हैं कि संपूर्ण जानकारी क्या है। दोस्तों, अक्सर ये सवाल उठाया जाता है कि रेप के अपराध को पूरा होने के लिए किसी भी फीमेल की प्राइवेट पार्ट में मेल के प्राइवेट पार्ट को इंटर होना जरूरी है। 2012 में हालांकि इस डेफिनेशन को बहुत ब्रॉड पैमाने पे बनाते हुए ये कह दिया गया था कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मेल का जेनाइटल पार्ट ही फीमेल के प्राइवेट पार्ट में जाए, बल्कि कोई ऑब्जेक्ट, कोई चीज़, अपने बॉडी का कोई अंग, कोई भी चीज़ अगर उसमें इंसर्ट की जाती है तो भी रेप माना जाएगा। तो ये सवाल उठता है, इससे पहले भी कई जजमेंट्स में डिफरेंट हाई कोर्ट्स के सामने और सुप्रीम कोर्ट के सामने भी उठाया जा चुका है कि क्या रेप के अपराध को कॉन्स्टिट्यूट होने के लिए मेल के जेनाइटल ऑर्गन का यानी पेनिस का या किसी अन्य ऑब्जेक्ट का क्या फीमेल के प्राइवेट पार्ट में इंसर्ट होना जरूरी है, जिसको पेनिट्रेशन कहते हैं। क्या अगर सिर्फ मेल के द्वारा अपने प्राइवेट पार्ट से या किसी और चीज़ से फीमेल के प्राइवेट पार्ट को अगर सिर्फ टच किया गया है, छुआ गया है, तो क्या रेप का अपराध माना जाएगा। एक मामला इसी तरीके का मुंबई हाई कोर्ट पहुंचता है। मुंबई हाई कोर्ट एक केस जो गया था सुधीर एंड अदर्स वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, और अभी 31 जनवरी 2024 को इसमें जजमेंट दिया गया। इस केस के फैक्ट को ब्रीफ में सबसे पहले देख लेते हैं कि फैक्ट क्या थे। साथियों, जो मुंबई हाई कोर्ट केस गया था, इसमें यह आरोप लगाया गया था कि एक लड़की थी जो अपने रिलेटिव्स के यहाँ गई थी, मैटरनल अंकल के यहाँ। रात में वो उसके साथ लेटे हुए थे और उसके प्राइवेट पार्ट्स को टच कर रहे थे, उसके ब्रेस्ट को टच कर रहे थे, उसकी वजाइना को टच कर रहे थे।
प्राइवेट पार्ट को टच कर रहे थे, बात बाहर आती है लड़की के घर वालों के द्वारा 376 और 5/6 पॉक्सो एक्ट में FIR दर्ज कराई जाती है। FIR दर्ज होने के बाद इन्वेस्टिगेशन होता है, चार्जशीट आती है, ट्रायल चलता है और 376 और 4/6 पॉक्सो एक्ट में कन्विक्शन हो जाता है। हाँ दोस्तों, सज़ा बोल दी जाती है स्पेशल कोर्ट के द्वारा जो पॉक्सो की कोर्ट थी। इसके खिलाफ क्रिमिनल अपील दाखिल की जाती है मुंबई हाई कोर्ट में। क्रिमिनल अपील नंबर 642/2020। पार्टी नेम मैंने अभी आपको बताया था, सुधीर ब्रदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें बहुत डिटेल में डिस्कस किया जाता है 376 की डेफिनीशन, यानी जो डेफिनीशन 375 में दी गई है रेप की, उसको डिटेल में डिस्कस किया जाता है। सेक्शन 3-4 जो पॉक्सो एक्ट का है उसको डिटेल में डिस्कस किया जाता है। और इन डिटेल में डेफिनीशन को डिस्कस करने के बाद मुंबई हाई कोर्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के एक केस लॉ को भी डिस्कस किया जाता। 2004 का केस था अमन कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। और अमन कुमार के केस के एक पैरे का उल्लेख किया जाता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य बात कही थी और ये कहा जाता है कि रेप के अपराध को पूरा होने के लिए इंसर्शन जरूरी है। हाँ दोस्तों, पेनिट्रेशन जरूरी है। फीमेल के प्राइवेट पार्ट में यानी वजाइना में, चाहे मेल का प्राइवेट पार्ट हो या कोई ऑब्जेक्ट हो या बॉडी का कोई भी अंग हो, इंसर्ट ज़रूर होना चाहिए। अब ये जरूरी नहीं कि इंसर्शन कितना हो, किस हद तक हो, किसी भी हद तक हो, ज़रा सा ही हो, लेकिन इंसर्शन जरूरी है। सिर्फ टच कर लेना रेप की डेफिनीशन के अंदर नहीं माना जाएगा। इस तरीके से रेप के मामले में एक महत्वपूर्ण प्रिंसिपल लेट डाउन कर दिया जाता है मुंबई हाई कोर्ट की खंडपीठ के द्वारा। और अभी हाल ही में 31 जनवरी 2024 को, जैसा मैंने आपको बताया, तो फाइनली जो मुंबई हाई कोर्ट ने कहा कि रेप के लिए इंसर्शन जरूरी है। जो सज़ा की थी ट्रायल कोर्ट ने 376 में और पॉक्सो एक्ट में सेक्शन 4 और 6 में, उस सज़ा को सेटिसाइड कर दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है और सेक्शन 8 पॉक्सो एक्ट और सेक्शन 354 IPC में सज़ा कर दी जाती है। सेक्शन 8 आप समझ लीजिए, सेक्शन 7 में जो बात कही गई है उसी का पनिशमेंट सेक्शन 8 पॉक्सो एक्ट में है और उसमें टच करने की बात कही गई है कि अगर किसी गर्ल चाइल्ड को जिसकी उम्र 18 से कम है कोई टच करता है तो सेक्शन 7 के तहत उसको अपराध माना गया, जिसका पनिशमेंट सेक्शन 8 में है। और मॉडेस्टी डिस्टर्ब करता है, अगर टच करता है तो इंडियन पेनल कोड की 354 लग गई। तो जो रेप की धाराएं थीं IPC की और पॉक्सो की, उनको हटा दिया गया और सिर्फ टच करने की धाराओं में सजा कर दी गई। तो ये थी दोस्तों एक महत्वपूर्ण जानकारी रेप के संबंध में। जानकारी कैसे लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और इस जजमेंट से आप कहाँ तक सहमत हैं यह भी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। चैनल में नए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कुछ और कानूनी जानकारियों के साथ। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। टिल देन, शब खैर।